कहीं के बारे में अगर ये पता चलता है कि हर घर नल के जल के काम में ठीक काम नहीं किया है, अगर उसकी जानकारी देंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी माननीय सदस्यों को विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि अगर उनके क्षेत्र में कहीं कोई 7 निश्चय के किसी कार्यक्रम में कोई चूक है, उसकी जानकारी अगर आपके माध्यम से हम लोगों को मिल जाए, उस पर पूरी कार्रवाई हम लोग करेंगे। इस प्रकार से आकर के इतना नजदीक अगल बगल में खड़ा होंगे, ये कोरोना के खिलाफ है। मर्यादा का पालन करें कि सिर्फ बोलने से और नारा लगाने से जनता की सेवा नहीं हो सकती है। माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद विवाद पर अब सरकार का उत्तर। माननीय मुख्यमंत्री जी। बैठ जाइए। माननीय सदन नेता मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सप्तस बिहार विधानसभा के प्रथम सत्र में सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। मैं बिहार विधानसभा के उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं की चर्चा की है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं एवं अन्य मुद्दों के संबंध में जो भी उनके धन्यवाद प्रस्ताव के लिए जो प्रस्ताव रखा गया, उसमें भी इन सारी बातों की चर्चा की गई है। मैं तो यही बताना चाहता हूं कि एक जो आज की स्थिति में जो सबसे गंभीर विषय है वह है कोरोना का संकट, और महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी संक्षेप में इस बात की चर्चा कर दी है। मैं सब लोगों को यही बता देना चाहता हूं कि दुनिया भर के बहुत सारे मुल्कों में फिर से ये कोविड-19 की वृद्धि हो रही है। कोरोना बुरी तरह और ज़्यादा बढ़ रहा है, अपने देश के भी कई राज्यों में बढ़ रहा है, और इसकी संभावना हो सकती है कि अपने यहाँ भी इसकी वृद्धि हो। इसलिए इसके लिए बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। वैसे हम लोग इसके लिए जो जांच की कार्रवाई करवा रहे हैं पूरे बिहार में, वह औसतन जो देश का है उससे भी ज़्यादा है। यानी इतनी जांच अब हम लोगों के द्वारा की जा रही है, सबकी इच्छा के अनुरूप भी चारों तरफ लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि लोग जांच करवा लें, ताकि इसके बारे में लोगों को सजग रखने के लिए सब कुछ प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा जो और काम किया गया उसके बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इन बातों की चर्चा की गई है। अब जो जांच जारी है, यानी प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा जांच होती है, और 10 लाख की आबादी पर जो हम लोगों के यहाँ कल का जो फिगर है, 10 लाख की आबादी पर कल तक का जो फिगर है, उसके हिसाब से 1,10,720 लोगों की जांच की गई, और राष्ट्रीय स्तर से ये 10,000 से भी ज़्यादा संख्या में। तो हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, और इसके अलावा जो भी और कार्रवाई हो, कार्रवाई की जा रही है। अभी 24 तारीख को, इसी महीने 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक की है, और उसके लिए जो कुछ भी काम किया जा सकता है कोरोना वायरस के लिए बचाव के लिए, जो वैक्सीन पर काम हो रहा है, कोरोना वैक्सीन पर दुनिया के कई मुल्कों में काम हो रहा है, और अपने देश में भी बहुत काम हो रहा है। उसकी संभावना है कि कोरोना वैक्सीन का काम कारगर हो जाएगा। तो अगर वो कारगर हो जाएगा तो वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए
जो इसको उपलब्ध कराया जाएगा, तो वैसी स्थिति में जो टीकाकरण का काम बड़े पैमाने पर हम लोगों को करना पड़ेगा। और उसके लिए हर राज्य के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक की, सभी राज्यों से चर्चा हुई और केंद्र सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। और उस दिन जो चर्चा हुई है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी पूछा है कि किसी भी राज्य को और लगे कि इसमें और क्या करना चाहिए, तो अगर 2-3 दिन के अंदर आप सब लोग दे देंगे तो लास्ट गाइडलाइन हम लोग जारी कर देंगे। लेकिन अभी चूंकि वैक्सीन पर काम चल रहा, तो ये तो कोई कह नहीं सकता है कि कितनी जल्दी होगा और कितना समय लगेगा, लेकिन पूरे तौर पर उस पर काम हो रहा है। और जो संभावना है, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको इस बात का पूरा भरोसा है और सब लोग इस बात को मान रहे हैं कि ये वैक्सीन निकल आएगा और इसलिए वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम बड़े पैमाने पर किया जाएगा। ये सब काम सब लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और इसके लिए जो वैक्सीन के लिए जो दिशा निर्देश दिया गया है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसकी चर्चा हमने की है, ये सब तैयार किया जा रहा है। और अपने राज्य में भी बहुत सारी इसकी तैयारी, आखिर जो आएगा वैक्सीन कैसे रखा जाएगा, किस तरह से वैक्सीन को कहाँ पहुँचाया जाएगा, कैसे लोगों को इसका वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा, तो एक एक चीज़ पर पूरी कार्य योजना बनाई जा रही है। और जैसे ही वैक्सीन तैयार हो जाएगा, सब लोगों के लिए, और सबसे पहले जो चिकित्सा में लोग लगे, सबसे पहले वैक्सीनेशन उनका होगा और इसके बाद बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर किया जाएगा। तो ये सब गाइडलाइन इसके बारे में जारी हो रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि भाई ये दुनिया भर में बढ़ रहा है अब, और ये पता नहीं है कि ये कब है, गर्मी में, जाड़े में, कब, हर मौसम में ये बढ़ता रहा है। इसलिए एक विचित्र स्थिति है और दुनिया भर में बढ़ रहा है। इसलिए सचेत रहना, अभी हम लोगों के यहाँ स्थिति बेहतर है, कई मामलों में बेहतर है, लेकिन उससे संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, सजग रहने की जरूरत है। और इसके लिए जो बातें कही जा रही है साहब, जो आप लोगों ने भी कहा यहाँ कि साहब आप सब लोगों को इस काम को करना चाहिए, सब जगह सचेत रहना चाहिए, लोगों को एक दूरी बना करके रखना चाहिए, मास्क का प्रयोग तो करना ही चाहिए, दूरी बना करके रखना चाहिए, ये सारी बातें जो कही जा रही है, हाथ को साफ करना चाहिए। और इसके अलावे 65 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, चाहे गर्भवती महिलाएं हैं या जिनको किसी अन्य प्रकार की बीमारी है, या 10 साल के कम उम्र के बच्चे और बच्चियां हैं, उनको घरों के बाहर अकारण नहीं भेजना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इलाज के लिए जाना है, कोई खास काम के लिए जाना है तो जाने देना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के मन में ये बात आ जाती है। हम लोग जो इस चुनाव के दौर में घूम रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि मास्क का प्रयोग कम है, लाख लोगों को प्रेरित करने के बाद भी, तो लोगों को ये लगने लगता है कि अब स्थिति दूसरी हो रही है। लेकिन कोई नहीं जानता, बढ़ सकता है, कोई भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सब लोगों को इस बात के लिए सचेत रखना है। और मैं समझता हूं कि जो कुछ भी काम किया जा रहा है उस सब काम को आगे हम लोगों को बढ़ाना है। और जितनी बातें कही गई कोरोना के अलावे अन्य सभी विषयों पर, सभी कई माननीय सदस्यों ने भी चर्चा की है, लेकिन ये बात कभी कभी समझ में नहीं आती है कि जो काम यहाँ पर हुआ है, जो बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, जो प्रारंभ से हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज के हर इलाके के विकास के लिए, हर तबके के उत्थान के लिए काम किया है। कौन नहीं जानता कि किस इलाके में कौन सा काम नहीं हुआ, कहां किस प्रकार से सड़कें बनाई गई है, पुलों का निर्माण हुआ है, उसके अलावा स्कूलों की जो व्यवस्था की गई, कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को बहाल किया गया, क्या नहीं किया गया। लोग स्कूल के बाहर रह जाते थे, बच्चियां कम पढ़ती थी, जो साइकिल की योजना, पोशाक की योजना, ये कौन सी बात, उन बातों को बार बार कहने से क्या फायदा है। लेकिन जितना काम किया गया है, और उसके चलते जो 12.5% बच्चे प्राथमिक विद्यालयों के भी बाहर रह जाते थे, कौन थे, चाहे वो महादलित परिवार के थे या अल्पसंख्यक परिवार के थे, तो उसके लिए जो कुछ भी काम किया गया, टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयं सेवक बना करके कौन सा काम नहीं किया गया, हर एक क्षेत्र में काम किया गया। इलाज के लिए क्या प्रबंध था, कोई प्रबंध था क्या? एक दिन में इलाज के लिए, एक महीने में इलाज के लिए 39 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, और आज स्थिति कहां गई है, एक महीने में 10,000 लोग। तो ये सारा काम किस क्षेत्र में नहीं हुआ? हर एक क्षेत्र में पूरे तौर पर विकास के लिए काम हुआ।
हर तबके के उत्थान के लिए काम हुआ है, महिलाओं के उत्थान के लिए काम, सब लोगों के लिए जो कुछ भी है, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए काम, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए काम, हर प्रकार का काम किया। समाज में किसी की उपेक्षा नहीं की गई। जनता मालिक है। अब जो भी है फैसला लोग बोलते रहते हैं, अपना भी देखना चाहिए। ये तो जनता मालिक है, वोट के मामले में जो भी निर्णय ले। और हम लोगों ने इतने दिनों से काम किया, एक दिन कोई काम नहीं किया। और अगर किसी को मालूम हो कि 7 निश्चय के अंतर्गत जो काम किया गया, महिलाओं को जो तुरंत तत्काल दिया गया, लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि जब 7 निश्चय की शुरुआत की तो हम लोग कौन थे एक साथ, और उसके बाद इसको लागू करना शुरू किया। और उसके बाद जितनी बात हम पर आरोप लगाया गया, मैं उन चीजों को नहीं दोहराना चाहता हूं, लेकिन इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। जो भी काम हुआ, हम तो इस्तीफा करके अलग हो गए, फिर एनडीए के साथ मिलकर के आगे काम करते रहे। तो क्या 7 निश्चय में किसी भी प्रकार को उसकी रुकावट की गई? जो काम 2015 में जनता के बीच में हम लोगों ने कहा, उस काम को आज तक हम लोगों ने किया, किसी भी काम को नहीं छोड़ा। कौन सा ऐसा काम नहीं, कितना ज्यादा निर्माण हो रहा है, हर तरह का काम किया गया। एक एक तरह से कितना मेडिकल कॉलेज की स्थापना, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना, पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना, क्या नहीं किया गया? एक एक काम किया गया। लोगों को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से सहायता दी गई है, तो हर तरह का काम किया जाता रहा और ये सब काम आगे जारी रहेगा। और जिस तरह से आप किसी ने कल्पना की थी, हर घर तक बिजली पहुंचा दिया गया। जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा था 2018 के दिसंबर का, 2 महीना पहले वो काम पूरा हुआ। कितने बड़े पैमाने पर लोग बिजली का प्रयोग कर रहे हैं और किस तरह से बिजली के क्षेत्र में लोग क्या क्या काम किया जा रहा है। मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जरा जान लीजिए, ऊर्जा के क्षेत्र में आप समझ लीजिए, अब कहां, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो उस समय तो बिहार में बिजली की खपत 700 मेगावाट की थी, अब लगभग 6000 मेगावाट की है। और कितना लोगों को इसमें सहायता दी जा रही है, किस तरह से कितना खरीद करने में पैसा आता है और लोगों को सप्लाई करते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 2021 में बिजली कंपनी को अनुदान के रूप में 5494 करोड़ रुपया और बाकी AT&C लॉस, वो जो हो जाता है उनका AT&C लॉस, उसकी भरपाई के लिए सरकार 1266 करोड़ रुपए अर्थात कुल 6760 करोड़ रुपए की राशि दी गई है इस बार। इसके पहले पिछले साल का 19-20 का देख लीजिए, 5193 करोड़ रुपए का भुगतान ये लोगों को जो बिजली की आपूर्ति की जाती है उसमें किया गया। तो किस प्रकार से एक एक क्षेत्र में काम हो रहा है, हर तरह का बिजली का। अब किस तरह से सिंचाई के लिए बिजली का प्रबंध, पूरे जर्जर तार को बदल दिया गया। कौन सी बात है कि काम नहीं हुआ, ये बात अलग है। और जिस तरह से हर घर नल का जल 89% काम पूरा हो गया है पंचायतों के द्वारा, 89% काम पूरा हो गया। और मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, अगर किसी भी माननीय सदस्य को, किसी भी माननीय, जरा जान लें, हर घर नल का जल 2 काम से, एक पंचायती राज और नगर निकाय व्यवस्था के माध्यम से, और जो क्वालिटी अफेक्टेड है उसको हम लोग PHED के माध्यम से करवा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं के बारे में अगर ये पता चलता है कि हर घर नल के जल के काम में ठीक काम नहीं किया है, अगर उसकी जानकारी देंगे, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा किसी ने गलत किया है, ठीक ढंग से काम नहीं किया, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावे हम लोग इसके आगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, सदस्यगण, आज के लिए शेष सूचीबद्ध कार्यों के निष्पादन तथा सदन की अवधि विस्तारित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मुझको कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम बहुत बोले, बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही। सूचीबद्ध कार्यों के निष्पादन तक
एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, अगर जो भी काम किया गया और जो भी काम किया जा रहा है, अगर उसमें सिर्फ वहीं तक नहीं, हम लोग इसका मेंटेनेंस का काम भी करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, और अनेक काम और करवाने वाले हैं। और किस तरह से हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की, पर्यावरण के बारे में, और पर्यावरण के बारे में जिस तरह से बिहार में जागृति आई है, और इसके लिए आप सबको मालूम है, विधानसभा विधान परिषद के सम्मानित सदस्यों की संयुक्त बैठक की गई, और यहीं पर बैठक की गई, और उसमें यह बात हुई 13 जुलाई को भूलना नहीं चाहिए, और उसी में तय करके जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई। तो पर्यावरण के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, एक एक काम, और भी विकास का सारा काम किया, तो हर चीज के लिए। और एक बात जान लीजिए, जो लोग बोल रहे हैं चुनाव के दौरान, अभी तो जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ है, और उसके बाद पिछले विधानसभा को समय तो 29 तारीख तक था, लेकिन आप सब जानते हैं कि जल्दी से जल्दी नई विधानसभा का कार्य शुरू हो, इसके बारे में उस समय की सरकार ने फैसला ले लिया। विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी, महामहिम राज्यपाल ने कर दिया, और उसके पहले शपथ ग्रहण हो गया। और ये अवधि जो चल रही है, ये अवधि तो खास अवधि चल रही है। लोगों का शपथ ग्रहण, आदरणीय अध्यक्ष महोदय का निर्वाचन, महामहिम राज्यपाल का एक भाषण, और ये तो इस बार तो हो रहा पूरा डिटेल और एक एक चीज। अगला बार जो होगा बजट सत्र, उसमें पूरी बात एक एक रूप से डिटेल में रहेगी। राज्यपाल के अभिभाषण के सिलसिले में एक एक बात डिटेल में रहेगी। और हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि हम नहीं, वो तो सबकी सहमति से, वो तो सबकी, देखिए अध्यक्ष माननीय सदस्यगण, वो तो देखिए, वो तो नेता सदन बोल रहे हैं, बिना आसन के अनुमति के बीच में कोई इस बात में न बोले। इस बात में तो कोई एक पक्षीय बात नहीं होती है, कोई सत्ता पक्ष नहीं कर सकता है। ये तो अध्यक्ष महोदय निर्धारित करते हैं, और अध्यक्ष और सभापति महोदय निर्धारित करते हैं। ये सब सभी दल के लोगों के साथ राय करके ये निर्धारित करते हैं। जो पिछली बार का बजट सत्र एक दिन में 16 तारीख को आखिर मार्च में खत्म किया गया सबकी सहमति से, 3 तारीख को अगर अगस्त को हुआ तो सबकी सहमति से एक दिन में हुआ, वह बात अलग है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये अगला बजट सत्र में जो भी होगा, एक एक विस्तृत रूप से जो कार्य योजना बनेगी, हम लोग बहुत जल्दी, आज जब समाप्त होगा बजट का सत्र, इसके बाद हम लोगों का पहला काम है, सारे चीजों की समीक्षा करेंगे, एक एक काम को देख करके। और मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि अगर उनके क्षेत्र में कहीं कोई 7 निश्चय के किसी कार्यक्रम में कोई चूक है, उसकी जानकारी अगर आपके माध्यम से हम लोगों को मिल जाए, उस पर पूरी कार्रवाई हम लोग करेंगे। बैठिए, उसका एक एक जवाब हम लोग देंगे। अब लेकिन आप नए सदस्य क्यों बार बार खड़ा होते हैं? आप बिना आसन की अनुमति के मत खड़ा होइए, बैठिए। सात निश्चय सुन लिया है। 7 निश्चय की मैं बात कर रहा हूं, जो 2015 में चुनाव के पहले हम लोगों ने ऐलान किया, और लगातार 5 वर्ष तक उस पर हम लोगों ने काम किया, और जो जरूरी काम है वो आगे चलता रहेगा। हमने कह दिया मेंटेनेंस का भी काम करेंगे, उसी के बारे में कहा है। और जो आपने 7 निश्चय 2 की बात कही है, मैं बता देना चाहता हूं कि हम सब लोग बैठेंगे, और सब लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजों की घोषणा की है और ऐलान किया। हम लोग बैठ करके एक एक चीज का आकलन करके, अध्ययन करके, और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे, और जो भी संभव होगा तत्काल उस पर काम प्रारंभ करेंगे। और अगर अगले बजट सत्र के बाद प्रारंभ करना होगा, अगले बजट सत्र के बाद प्रारंभ करेंगे। लेकिन हम लोग काम करना नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों का जान लीजिए, हम लोग सेवा ही करते हैं,
और लोगों का कुछ भी हो, मैं तो हर बार यही कहता हूं कि हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और सबकी सेवा हम लोगों का करना हमारा धर्म है, वो करते रहेंगे। भाई हम एक बार आग्रह करेंगे विनम्रता पूर्वक, भाई जो कुछ भी हो, कोई सत्ता पक्ष में है कोई विपक्ष में है, इच्छाएं हैं, मुझको उस पर कुछ नहीं कहना है भाई, लेकिन एक बात कहेंगे आग्रह पूर्वक, आगे बढ़ना है तो कुछ मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, कभी अमर्यादित ढंग से कोई काम करने की जरूरत नहीं, कोई काम करने की जरूरत नहीं। आप यहां पर माले का लोग कुछ बोलता है, उनसे हमारा संबंध नहीं है क्या? हमसे बातचीत नहीं होती है? और इन लोगों को मालूम नहीं है कि जब जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी बनाई और सबसे पहले माले के साथ संबंध था, तो ये हम वो बात नहीं कर रहे, अरे हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हम हमारी बीच में सुन लीजिए, नेता प्रतिपक्ष बीच में आपको सदन नेता टोका टोकी नहीं करते थे, आप भी मेरी बात सुन लीजिए और तब वक्तव्य दीजिए। हम कह रहे हैं कि आज तक सवाल भाजपा, गंभीरता से सुने, गंभीरता से सुने, सवाल बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब फिर ना भी बतियाइएगा आप। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पार्टी का काम करने का अपना तौर तरीका होता है, अपना तौर तरीका होता है। वो चाहे माले के लोग जिस प्रकार से भी अपना काम करें, हम लोगों को क्या मतलब है, लेकिन इतना तो हम जरूर कहेंगे कि सिर्फ बोलने से और नारा लगाने से जनता की सेवा नहीं हो सकती है। सेवा हम लोग कर रहे हैं, एक एक सेवा के बारे में गंभीरता पूर्वक ध्यान दीजिए। और समाज में हम लोगों ने प्रेम का, भाईचारे का माहौल कायम करने की कोशिश की है। अब माले को कुछ सीट मिल गया है, हो सकता है कि समाज में प्रेम भाईचारा नहीं, झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो दृश्य खराब होगा। लेकिन जब तक हम हैं, मैं आपको आपके माध्यम से सदन को और पूरे बिहार को आश्वस्त करता हूं, जब तक हम हैं तब तक समाज में इस प्रकार का एक दूसरे के प्रति अन्याय करने हम नहीं देंगे। जो भी हमसे संभव होगा, हम सबको मिलकर काम कीजिए और जो कोई भी अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिनको जो बोलने की इच्छा हो इसे अपना बोलते रहें, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम जरूर कहेंगे कि भाई आखिरकार चलाना है राज्य को, विधानसभा को चलाना है, काम करना है, सब लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। और क्या मतलब है बहुमत के बारे में जो बोलते रहते हैं? अरे भाई बहुमत के बारे में इधर 125 है तो क्या करिएगा, जिसको भी 122 होगा उसकी सरकार बनेगी। और वोट के मामले में कह रहे, अरे एक वोट से भी कोई जीतता है तो जीत होती है। अगर किसी को लगेगा कि भाई ये गलत है तो वो जा सकता है कोर्ट, और कोर्ट में बाजाबता सुनवाई होती है, निर्णय होता है। लेकिन इन सब बातों पर कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। सब लोगों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हम लोग सरकार की तरफ से कह देते हैं, हम लोगों के मन में सबके प्रति आदर का भाव है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे, अनावश्यक हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज हम कहां बोल रहे हैं? आज हम तो कुछ बोलने नहीं जा रहे हैं कि 4 सीटेड हैं, कॉग्निजेंस तक हो चुका है, और तब भी कोई किसी तरह की बात करता हो तो हम इन सब चीजों की चर्चा नहीं करना चाहते सदन में। ये सारी बातें सदन के अंदर नहीं, और मेरे ऊपर कुछ से कुछ कह दिया, भाई विजय बाबू ने उसके बारे में कुछ कह दिया, भाई इसकी बात करने की क्या जरूरत है? हमारा यही काम है। मेरे ऊपर तो किसी के ऊपर कोई आरोप लगा सकता है, कोई भी आरोप लगाता है किसी के ऊपर, लेकिन कार्रवाई तो होती है। और आप बता दीजिए, हाई कोर्ट का फैसला, उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और उसके बाद भी कुछ बात कहिए, कितना दुखद लगता है। क्या जरूरत है? क्या हमसे ये संभव है? हम कर सकते हैं ये सब काम? तो इस बात को याद रखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन इन तरह की बातों की चर्चा करना, सुन लीजिए, पूरी बात को सुन लीजिए पहले। चर्चा का कोई औचित्य नहीं।
और आज अध्यक्ष महोदय, नेता सदन बोल रहे हैं, सुनिए गंभीरता से। आज तो पहली मीटिंग है और पहली मीटिंग में अरे सुन लीजिए, मौका आपको मिला है, सुनेंगे। आप किसी प्रकार का आचरण तय कर लीजिएगा तो वो सही नहीं है। यानी आगे वाले मीटिंगों तक में इसी तरह से विवाद चलता जाएगा, ये नहीं करना चाहिए। आप बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, सुन लीजिए, पूरी मजबूती के साथ सुन लीजिए। आपको मौका मिला था तो इधर भी हम लोग बैठे थे, कोई बीच में टोका नहीं कर रहे थे। और सदन की जो कार्रवाई चलती है इसके नियम हमने मना किया है, आपसे भी आग्रह करें कि आप बैठ जाए। नेता प्रतिपक्ष हर प्रकार की व्यवस्था है, नियमों का उल्लंघन करके काम नहीं होना चाहिए। यह अध्यक्ष महोदय की जवाबदेही है कि विधानसभा को उसके संचालन के लिए जो नियम है उन नियमों का अनुपालन होना चाहिए और उसी के अधीन सत्र की विधानसभा की कार्रवाई चलनी चाहिए। हम तो यही आग्रह करेंगे और मैं पुनः इस बात को कह रहा हूं, बहुत जल्दी हम लोग नई कार्य योजना तय करेंगे, उस पर निर्णय लेंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे और उसका ऐलान भी करेंगे। और जान लीजिए, आप बिहार को और आगे बढ़ाएंगे और केंद्र सरकार का सहयोग बड़े पैमाने पर मिल रहा है और केंद्र का सहयोग और राज्य का प्रयास मिलकर के बिहार को हम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। लेकिन कोई विपक्ष में है तो उसका तो है ही अधिकार, वो कुछ बोलता रहे, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो नियमों के विरुद्ध है, मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। माननीय सदस्य ललित यादव जी, अंगुली आसन को मत दिखाइए, ये दूसरा बार आपको फिर अंगुली दिखा रहा है। मैं चेतावनी दे रहा हूं आसन से कि आप अंगुली मत दिखाइए आसन को, ये गलत है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप नियमावली के अनुसार ही काम करें। अंगुली दिखाने का आसन को अधिकार नहीं है। और सुन लें माननीय सदस्य कि जोर जबरदस्ती से सदन नहीं चलते हैं और न आसन उससे प्रभावित होता है। आप बार अंगुली दिखा के आसन को इस तरह से प्रभावित करने का प्रयास न करें। बैठ जाएं आप। एक बात की चर्चा, जैसे धान की अधिप्राप्ति आसन की सहमति से ही बोलने का अधिकार मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, पूरा अधिकार मिला है। सदन के नेता बोल रहे हैं, सुने आप। आपसे अगर वो नहीं सुनना चाहे, उनकी इच्छा, मैं तो आपके माध्यम से बोल रहा हूं। धान की अधिप्राप्ति का काम प्रारंभ करने का निर्देश दिया जा चुका है और पहली बार धान की अधिप्राप्ति हम लोगों ने शुरू की थी। इसके पहले कभी धान की अधिप्राप्ति नहीं करती थी, हम लोगों ने शुरू किया है टैक्स के माध्यम से और इस बार के लिए भी धान की अधिप्राप्ति होगी और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि 30 लाख टन से भी ज्यादा धान की अधिप्राप्ति होने की संभावना हम लोगों को प्रतीत होती है। उसके लिए जो कुछ भी आर्थिक रूप से शुरुआती सहयोग देना है वो सहयोग दिया जा रहा है। तो हर प्रकार से धान की अधिप्राप्ति के लिए भी काम, और लोग भूल जाते हैं पहले कभी धान की अधिप्राप्ति होती थी जब हम लोगों की सरकार बनी। और आपसे आग्रह है माननीय सदस्य की अपने आसन को ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन बोल रहे हैं, सुने, सबको मौका मिलेगा, सबको अवसर मिलेगा। ये फिर गलत कर रहे हैं, ये कोरोना के खिलाफ कर रहे हैं। इस प्रकार से आकर के इतना नजदीक अगल बगल में खड़ा होंगे, ये कोरोना के खिलाफ है। मर्यादा का पालन करें। तो मैं तो अध्यक्ष महोदय, आप ये लोग कोरोना के लिए, उससे बचाव के लिए जो भी सलाह दिया जा रहा है उसका सीधे उल्लंघन कर रहे हैं। अगर ये उल्लंघन करेंगे कि कोरोना से बचाव के लिए कौन सा काम करेंगे, इसलिए इस बात को जानना चाहिए। और मैं इस बात का सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे, का पर्यावरण का संरक्षण हो और राज्य को कोरोना संक्रमण की महामारी से मुक्ति मिले।
सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है और राज्य सरकार बिहार के विकास एवं समाज के हर तबके के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है। बिहार का इतिहास गौरवशाली है। हम बिहार को गौरव के उसी स्थान पर पुनः पहुंचाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबों को धन्यवाद देता हूं और एक लिखित वक्तव्य भी मैं समर्पित कर देता हूं ताकि बहुत सारे विषयों के बारे में संक्षेप में उसका उल्लेख किया गया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबों को धन्यवाद देता हूं और यही आग्रह करेंगे कि हम सब लोग सर्वसम्मति से महामहिम राज्यपाल को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रकट करें। धन्यवाद।